So hey, yeah, future doctors, this is Devjit, your biology educator, and welcome to our YouTube channel Biologica. अब तक आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया है, तो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कौन कौन सी गैसेस होती हैं? CO2 NO2, सिंपल। तो उसके अंदर सबसे पहले हम CO2 पढ़ लेते हैं। हम CO2 पहले इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर आप कुछ इफेक्ट्स पढ़ोगे, जैसे बोहर्स इफेक्ट, हार्डेन्स इफेक्ट। तो इनको आप ढंग से पढ़ लोगे ना, तो आप जब ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के अंदर जाओगे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के अंदर जब आप हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व्स पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में पढ़ते हैं। तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट आयन और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर जब डिसॉल्व होकर फॉर्म में जाता है तो 7% ऑफ टोटल CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाता है। ठीक है, और जब हम ऑक्सीजन के आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, ऑक्सीजन पढ़ोगे, तो वो ऑक्सीजन ओनली 3% डिसॉल्व फॉर्म में जाता है। तो इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि CO2 हैज हायर सॉल्युबिलिटी देन O2, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी हायर होती है O2 से। आपको ये बिल्कुल एकदम याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार स्टेटमेंट में। ठीक है, देन सेकंड आता है हमारा बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन क्या होगा? इसके अंदर हमारा मेजर पार्ट 70% पार्ट बाइकार्बोनेट आयन कैरी करता है CO2 का। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा यूज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आप इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड वाले को, बाइकार्बोनेट आयन वाले को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इसको थोड़ा रुकते हैं, वेट करते हैं। देन हमारा एक और है थर्ड, HbCO2, इसको हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, कई बच्चे इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो याद रखना है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, तो दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बट हियर इट इज ओनली कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हिच मींस HbCO2। ठीक है, देन ये हमारा कितना कंट्रीब्यूट करता है? 20 to 25% ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसको देखो, एक इक्वेशन बनती है इसकी, Hb plus CO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद HbCO2। तो Hb कहां पे है, मतलब हीमोग्लोबिन कहां पे है हमारा? RBC के अंदर, सिंपल। तो इसको आपको याद रखना है कि हमारे CO2 है, ये कहां पर बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के? तो देखो, हीमोग्लोबिन आपको पता है क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आप क्वाटरनरी छोड़ो, इतना कंफ्यूज मत हो, आप सिंपल प्रोटीन मानो। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अंदर आपके क्या होंगे? पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, देन उसके और नीचे लेवल पे आओ तो अमीनो एसिड्स होंगे। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है CO2 बाइंड्स विद अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है क्वाटरनरी प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन के अंदर ग्लोबिन चेन्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, ग्लोबिन चेन्स के अंदर जो एक अमीनो एसिड होगा, उस अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप पे अटैच होता है अपना CO2। तो ये स्टेटमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को आप एक बार ढंग से याद कर लो। ठीक है, देन हम फर्दर आगे बढ़ते हैं SCO3- आयन के या बाइकार्बोनेट आयन के। तो हम आगे बढ़ते हैं बाइकार्बोनेट आयन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए आइए, अब हम पढ़ लेते हैं बाइकार्बोनेट आयन का कैसे ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसका हम एक बार ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, देन इसके अंदर पर्टिकुलर हार्डली बोहर्स में भी पढ़ेंगे, वो और भी ज्यादा मजेदार है। तो देखो ऐसा होता है, इसमें CO2 जो आती है हमारी टिश्यू लेवल से, वो H2O के साथ बाइंड करती है इनसाइड RBC। अब देखो, ये आपको याद रखना है कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमने एंजाइम लिखा है, ये RBC के अंदर मेनली होता है। कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारा प्लाज्मा में भी होता है, बट मेनली RBC के अंदर होता है। तो CO2 हमारी जब टिश्यू से रिलीज होगी, तो टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, वो ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट कर रहा है रेस्पिरेशन के बाद। तो CO2 जो होती है हमारी H2O के साथ बाइंड करके H2CO3 बना देगी इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब देखो, ये जो अपना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इसका एक कोफैक्टर होता है जिंक। तो ये भी याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार नीट में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देन ये H2CO3 बना लेगी, क्या होता है ये? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, देन कार्बोनिक एसिड फर्दर अपना डिसोसिएट होता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। तो ये भी, यहाँ पे भी एंजाइम कौन सा लगेगा? सिंपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, अब ये देखो, ये ऐसे हो गया, देन इसके बाद अब क्या फर्दर क्या? अब देखो, ये इसमें क्या होगा कि ये जो H+ आयन है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके HHB बना लेगा। ठीक है,
अपना बाइकार्बोनेट आयन है वो जो होता है ना प्लाज्मा में चले जाएगा आरबीसी से निकल के, ठीक है। और अपना H प्लस कहाँ जा रहा है, किसके साथ बाइंड कर रहा है, आरबीसी के अंदर ही HHB हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। तो आइए यार अब हम बोर्स इफेक्ट पढ़ लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी भी है, मैं आपको बड़ी इजी तरीके से समझाता हूँ। देखो बोर्स इफेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे हमारी टिश्यू लेवल पे, देखो याद रखना है आपको, बोर्स इफेक्ट हमेशा टिश्यू लेवल पे होगा, ठीक है। तो टिश्यू लेवल पे क्या होगा हमारा, जैसे जैसे हमारी एसिडिटी बढ़ेगी तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन जो होगी हमारी अवेलेबल हो जाएगी टिश्यू के लिए, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे देखो स्टार्टिंग में जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ तो टिश्यू ने मेटाबॉलिज्म किया तो CO2 प्रोड्यूस कर दी। स्टार्टिंग में कभी O2 होगी उसके पास, उसने CO2 प्रोड्यूस कर दी, तो जो प्रोड्यूस्ड CO2 है वो आएगी हमारी आरबीसी में डिफ्यूज होके। जैसे आरबीसी में आई तो आरबीसी के अंदर ही H2O के साथ बाइंड करेगी, कौन से एंजाइम प्रेजेंस में, अभी मैं बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में बना देगा कार्बोनिक एसिड। देन कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट होगा कौन से एंजाइम की प्रेजेंट में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज सेम एंजाइम के प्रेजेंस में H+ और बाइकार्बोनेट आयन। तो अपना जो बाइकार्बोनेट आयन है वो प्लाज्मा में चले जाता है, देन वो डिसॉल्व होके देन फिर लंग्स तक जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि बचा अपना H+। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बात करी थी, एसिडिटी। अब एसिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, H+ ना। तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, जैसे जैसे H+ बढ़ता है pH कम होता है, pH कम होने का मतलब क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ना। तो अब एसिडिटी बढ़ गई, अब एसिडिटी बढ़ गई तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 जो है अपना लंग से ऑक्सीजन को लेके आया अपना हीमोग्लोबिन कैप्चर करके। अब देखो जैसे ये एसिडिटी बढ़ती हुई H+ आयंस को देखता है अपना HbO2, तो बड़ा दयालु आदमी है, तो ऑक्सीजन बड़ा दयालु है, जैसे देखता है कि H+ बढ़ रहा है तो अपना हीमोग्लोबिन छोड़ देगा, तो ऑक्सीजन अलग आ जाएगा। देन H+ के साथ HHB, अभी मैंने आपको बताया था HHB, याद है लास्ट स्लाइड में बताया था, तो HHB बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजन जो रिलीज हो गया, जो ऑक्सीजन रिलीज हो गया डिफ्यूज होके देन उसमें चले जाएगा अपने टिश्यूज में। देन फिर मेटाबॉलिज्म के थ्रू देन फिर ये दोबारा साइकिल CO2 बना देगी मेटाबोलाइज करके रेस्पिरेशन के थ्रू, देन CO2 फिर आएगा, देन ये साइकिल दोबारा चलेगी। तो यही है आपका सिंपल बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट आप दोबारा देख लीजिए, एसिडिटी मतलब जैसे आप H+ आयन बढ़ा, H+ आयन बढ़ने से डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब एसिडिटी बढ़ी किस वजह से, अब आपको ये याद रखना है, हम O2 की बात तो चलो इतनी नहीं करते होंगे, आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। तो एसिडिटी बढ़ी किस वजह से, एसिडिटी बढ़ी आपकी CO2 के अमाउंट के बढ़ने से, CO2 का अमाउंट टिश्यू में बढ़ा, देन आरबीसी में आ गया, देन H+ बढ़ा, देन डिसोसिएशन हुआ, देन O2 वापस चला गया, साइकिल दोबारा रिपीट होती रहेगी आपकी। देन हम फर्दर पढ़ लेते हैं हर्डिंस इफेक्ट। चलिए आइए यार, हमने बोर्स इफेक्ट पढ़ लिया है, अब हर्डिंस इफेक्ट पढ़ रहे हैं। अब आपको देखने में लग रहा होगा सेम सेम सा डायग्राम तो है, नहीं यार, वहां देखो वहां टिश्यू था, यहाँ लंग्स है, यहाँ आरबीसी है। तो ये कौन से लेवल की बात हो रही है, वो टिश्यू लेवल की बात हो रही थी, ये अपनी हो रही है लंग्स के लेवल की बात, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो टिश्यू लेवल की बात थी, ये लंग्स लेवल की बात है, ठीक है। देन हम फर्दर आते हैं। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, हार्डेन्स इफेक्ट क्या होता है कि ये O2 बाइंडिंग फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ CO2। O2 देखो जितना ज्यादा को एल्वेलाई है, यहाँ पे लंग्स में एल्वेलाई होगी, वो O2 को एब्जॉर्ब कर लेगी और CO2 को बाहर निकाल देगी। अब देखो O2 का अंदर आने से ही CO2 बाहर जाएगा, तो ये हार्डेन्स इफेक्ट कहता है कि O2 की जब बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन से, जब भी CO2 बाहर निकलेगा अपने बॉडी से, ठीक है। अब देखो O2 आता है, अपना O2 आया, अब O2 आया तो देखो हमने याद है कि बहुत से जब पढ़ा था तो HHB करके कंपाउंड बना था, तो HHB जैसी O2 जैसे HHB के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H+ रिलीज कर देगा और O2 HB O2 को निकाल देगा। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे एसिडिटी तो नहीं है, जब एसिडिटी होती है हमारा जब भी HbO2 डिसोसिएट होता है। अब यहाँ HbO2 क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी है नहीं। तो अगर एसिडिटी नहीं है हमारे पास तो हमारे पास ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की ज्यादा होगी, बल्कि H+ के साथ हीमोग्लोबिन की। नहीं समझे, और थोड़ा ये समझाता हूं। देखो जब बोर इफेक्ट था हमारा टिश्यू लेवल पे CO2 ज्यादा था, CO2 के ज्यादा होने से हमारा H+ ज्यादा हुआ, एसिडिटी हुई, एसिडिटी हुई थी, इस वजह से HbO2 हमारा टूटा था वहां पे। बट यहाँ पे एसिडिटी तो है ही नहीं यार, एसिडिटी नहीं है यहाँ पर, तो HbO2 बनने की एफिशिएंसी, या ऐसा हम कह सकते हैं कि O2 की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी O2 के लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू H+ आयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H+ बन गया, अब HCO3 हमारा जो डिसॉल्व फ्रॉम प्लाज्मा में था, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आ जाएगा,
देन आरबीसी के अंदर आके देन फिर ये फॉर्म कर लेगा H2CO3। H2CO3 फर्दर डिसोसिएट होगा। अब देखो ये डिसोसिएशन और ये एसोसिएशन की प्रोसेस किससे हो रही है, कार्बनिक एनाइड्रेज, और इसका कोफैक्टर कौन सा था, जिंक आयन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, देन CO2 और H2O टूट जाएगा, देन CO2 फर्दर निकल जाएगा अपना लंग्स के अंदर। तो ऐसे ही चलती रहेगी प्रोसेस। O2 आया, HHB टूटा H प्लस और HbO2 के अंदर, देन H प्लस SCO3 के माइनस के साथ बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंपाउंड बनाएगा H2CO3, H2CO3 फर्दर डिसोसिएट होगा CO2 H2O में, और CO2 फिर निकल जाएगा अपने लंग्स के अंदर। तो ये अपना सिंपल सा हार्डेन्स इफेक्ट। और इसको बस आपको ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना है और ये डायग्राम याद रखना है, बिल्कुल इजी है ये। O2 की बाइंडिंग फैसिलिटेट करती है रिलीज ऑफ CO2। O2 आया, बाइंड किया, CO2 निकल गया, सिंपल बस। अब मुझे लगता है एक छोटा सा टॉपिक है बफर्स, ये मुझे लगता है आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए, आपके जरूर काम आने वाला है नीट एग्जाम में। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के तरह बफर्स पढ़ते हैं, तो बफर्स होता क्या है, बफर एक सब्सटेंस है विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, मतलब पीएच मतलब वो H+ यानी कंसंट्रेशन को रेजिस्ट करता है उसके चेंज को। ठीक है, अब देखो बफर्स हमने दो पढ़े थे, अभी आपने मैंने बीच बीच में पढ़ाए थे, आपको अब याद आया कैसे बफर्स काम करते थे। देखो Hb हीमोग्लोबिन, तो फॉर्मेशन ऑफ HHB, तब हीमोग्लोबिन हमारा H प्लस से बाइंड करता है तो हमारा HHB बनता है। ये कहाँ हो रहा था ऐसे बाइंडिंग, HHB का फॉर्मेशन, ये प्रोसेस हमारी कब हो रही थी, एट टिश्यू लेवल, जब हमारा बहुत से इफेक्ट हुआ था, जब हमारा टिश्यू लेवल पे प्रोसेस चली थी, तो H प्लस हमारा फॉर्म हुआ था, CO2 ज्यादा थी तो H प्लस फॉर्म हुआ था। आप पूरा प्रोसेस देख लेना एक बार बैक करके वीडियो को, CO2 ज्यादा, H प्लस फॉर्म हुआ, बाइंड किया, देन HHB फॉर्मेशन हो गया, तो हमारे टिश्यू लेवल पे ऐसी रिएक्शन फर्दर आगे गई थी। जब हमारा लंग्स का लेवल था, एल्वियोलाई का लेवल था, जब हमारी रिएक्शन दोबारा फर्दर बैकवर्ड मूव की थी, इससे हमें फ्री हीमोग्लोबिन मिला जो कि O2 के साथ बाइंड कर गया। ठीक है, तो ये हमारा हीमोग्लोबिन ने H प्लस को पकड़ के रखा, जिससे कि हमारा पीएच डिक्रीज नहीं हुआ ब्लड का। ठीक है, तो पहला अपना बफर हीमोग्लोबिन आपको समझ में आ गया। दूसरा बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट बड़ा इजी है यार, देखो कि ये फर्दर आगे की रिएक्शन कैसे चलेगी। देखो CO2 हमारा टिश्यू लेवल पे ज्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, तो CO2 टिश्यू लेवल पे ज्यादा हुआ, तो CO2 टिश्यू लेवल पे ज्यादा हुआ, कार्बोनिक एसिड बना दिया, देन कार्बोनिक एसिड के बाद इसने बाइकार्बोनेट आयन और H प्लस आयन बना दिया। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे चलेगी हमारी, ये रिएक्शन हमारी टिश्यू लेवल पे चल रही है। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन टिश्यू लेवल पे चल रही है, तो टिश्यू लेवल पे H प्लस का फॉर्मेशन हुआ, H प्लस का फॉर्मेशन हुआ, देखो ये H प्लस फिर यहाँ आ गया, इसने हीमोग्लोबिन से बाइंड किया, देन HHB बना दिया, देन ये लंग लेवल पे उल्टी चल जाएगी रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे यही होता है। अब देखो टिश्यू लेवल पे आपको HbO2 हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का आपको डिसोसिएशन करवाना था, तो एसिडिटी बढ़ानी पड़ती है जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है, बोहर्स इफेक्ट। तो आपको मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में कि H प्लस बढ़ाते टाइम कौन सा इफेक्ट शो होगा। H प्लस बढ़ाने से क्या होगा, पीएच कम होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, HbO2 का डिसोसिएशन होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे इसके कर्व्स वगैरह, सिग्मोइडल ग्राफ वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन चलती है। देन बैकवर्ड रिएक्शन कब चलती है इसकी, देखो बैकवर्ड रिएक्शन इसकी चलती है हमारी एल्वियोलाई के लेवल पे, जब हमको CO2 फ्री चाहिए होता है रिलीज आउट करने, एल्वियोलाई से डिफ्यूज आउट करने के लिए, हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए। तो इसमें जब क्या होता है, जब हमें एसिडिटी कम करनी होती है, अब एसिडिटी कम करनी है तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो H2CO3 बनेगा, देन H2 और CO2, देन CO2 बाहर बॉडी से निकल जाएगा। अब एसिडिटी कम करने की वजह से हमें फायदा क्या हुआ, एसिडिटी कम कर दी, देखो अब देखो यहाँ पे हमने ये कम कर दिया अपना लेवल। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। आपको समझ में आ रहा है, देखो एक ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, जब ए सेक्शन अपना कम होता है तो बी सेक्शन चाहता है कि ए को मैं फुलफिल कर दूं, तो बी सेक्शन थोड़ा सा कम होगा और ए को थोड़ा फुलफिल कर देगा। ऐसे मान लो अगर ए ज्यादा है और बी कम है तो ए थोड़ा सा कम होगा, बी को फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन चला रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन चलाते टाइम हमारा H प्लस का लेवल हमें कम करना है। क्यों कम करना है, अगर H प्लस हमारा कम नहीं होगा तो HbO2 का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर H प्लस हमारा ज्यादा रहा, एसिडिटी रही, तो बहुत से इफेक्ट आपको याद है ना कि HbO2 कभी स्टेबल नहीं रह पाएगा। अगर हमको एल्वियोलाई के लेवल पे HbO2 को स्टेबल रखना है तो H प्लस का लेवल हमें कम करना पड़ेगा। H प्लस का लेवल हमने कम कर दिया एक बार, तो रिएक्शन बैकवर्ड चल जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड चल गई तो हमारा हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन एक बार फ्री हो गया तो हमारा ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली बाइंड कर लेगा। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एसिडिटी कम है तो हमारी हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ना, वो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू H प्लस आयन। ठीक है, तो हमने दोनों बफर्स पढ़ लिए हैं, हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट बफर। तो चलिए इस चैप्टर को वाइंड अप करते हुए हम 2 पॉइंट्स पे बात करते हैं। पहला,
every 100 ml blood delivers 4 ml of CO2। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, ये नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन सेकंड है कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज का कोफैक्टर क्या होता है, आप कमेंट में जल्दी बताइए, मैंने अभी इसी वीडियो में पहले बता रखा है। देन इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विदाउट कार्बनिक एनहाइड्रेज एंड विद कार्बनिक एनहाइड्रेज अपनी जो रिएक्शन थी CO2 plus H2O in equilibrium with H2CO3 in equilibrium with SCO3 minus plus H plus। तो ये दोनों रिएक्शंस किस किस से हो रही थी, दोनों कार्बनिक एनहाइड्रेज से हो रही थी। तो विदाउट कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काफी स्लो रिएक्शन होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स का पर आवर जो रेट होता है, फॉर्मेशन का रेट होता है, वो होता है 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर फॉर्म होते हैं, और विद एंजाइम वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाती है। तो ये आपके रेट बन जाती है इसकी 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। So guys, please like, share and subscribe our channel and keep supporting for such informative and interesting videos. Thank you.